जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आंसर के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में देखिएगा तो यही क्वेश्चन आने वाला है आपके 2022 के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 2 में 2 और 2 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुका हूं, ठीक है। और इसमें हम लोग 5 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। ओके, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या है। देखिए सिंपली में यहाँ पे लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिक्रिया की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो जाए। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, चाहे कहलाती है। ओके, याद हो गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिक्रिया की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का समीकरण यहाँ से हम मान लेते हैं। मान लिया कि अभिक्रिया के जो अभिकारक है R है और प्रतिफल जो है P से हम डिनोट कर ले रहे हैं। तो इसका वेग जो होगा, वेग स्थिरांक यानी कि वेग का जो मान हो जाएगा -dr/dt हो जाएगा। चूँकि वेग प्रथम कोटि के लिए देखा जाए तो k इंटू आर के पावर प्रथम कोटि के लिए यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। घात जिसका 1 हो उसी को तो बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। अभिकारक के घात जो होगा 1 होगा ना, तो उसको हम कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ से हमने यहाँ से देख लिया कि ये वेग ये भी वेग के हैं। तो ये वेग और वेग यहाँ पे अगर दोनों बराबर करेंगे तो कट जाएंगे। तो हम कितना लिख देंगे, ये देखिए -dr/dt और के इंटू आर के पावर 1, यानी के इंटू आर के पावर 1 लिखें या चाहे ना लिखें, यानी के आर लिख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर यहाँ लिखा जाएगा। तो वही हमने कर दिया है। कितना लिखा है कि -dr/dt बराबर KR। अब हम क्या करेंगे, ये dt को उस साइड ले जाएंगे तो ये r इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, और माइनस को भी उस साइड लेकर चले जाएंगे तो dr/r हो जाएगा। और यहाँ पे k, यहाँ पे माइनस है तो इस पर आ गया तो -k इंटू dt भाग में था तो इधर आके गुना में हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। -k जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और समाकलन जो करेंगे हम दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पे a0 और a0 से लेकर a लिमिट लेकर हम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पहले अभिक्रिया नहीं हुआ था तो उसका a0 था, ठीक है ना, पदार्थ, और बाद में कुछ अभिक्रिया हो गया तो पदार्थ ए बन गया। और टाइम क्या था, पहले से 0 था, बाद में t टाइम हो गया ना, तो ये हम लिमिट लेकर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो dr/r है, यानी कि dx/x का क्या होता है, log x होता है ना, तो log x लिख लिया, x के स्थान पे r है। और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाता है, लिमिट 0 से t। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना अच्छी तरह से, समाकलन यदि पढ़े हैं तो ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लिमिट भर दिया t से 0, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद में हम क्या करें, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस हटा है ना, तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये पहले लिख दिए और ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। और ये प्लस में हो गया, ठीक है। दोनों तरफ -1 से गुना कर लीजिएगा तो ये प्लस माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है log m - log n। log m - n का क्या फार्मूला होता है, m/n, यानी कि a0/a हो गया और यहाँ पे kt मैंने हमने उलट कर लिख दिया। और यहाँ से अब क्या होगा कि एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, इस सूत्र का हम यूज कर लेंगे। कौन सा सूत्र है भाई, तो देखिए यहाँ पे हम एक सूत्र का यूज किए हैं कि log ex का जो होता है 2.303 log 10x, ये इसका यहाँ प्रथम कोटि के व्यंजक के लिए ये यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे log
इसको x मान के चलिए, तो यहाँ पे log और यहाँ पे e के पावर x का मान कितना हो गया, इतना रखेंगे हम 2.30 log यहाँ पे 10 हो गया, x के स्थान पे ये था तो यही रह गया, यानी इसका मान इतना आ गया। और यहाँ पे देखिए t सटा है तो बटा में चला गया t, ठीक है ना, t कहाँ चला गया, यहाँ पे t सटा था तो बटा में चला गया। या इतना कहिए यही व्यंजक, या फिर इसके स्थान पे आप a बटा a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यानी यही आपका प्रथम कोटि का व्यंजक हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, ठीक है, तो हम आपको ये PDF डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रमाणित करें। यानी अर्ध आयु के बारे में बताना है और उसका सिद्ध करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो पहले अर्ध आयु क्या होता है लिख लें। ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि अर्ध आयु काल क्या है। तो वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा के आधा हो जाए अर्ध आयु काल कहलाता है, ठीक है। अब अर्ध आयु में हम क्या करेंगे कि x का मान हम क्या करेंगे, a बटा a कर लेंगे, मतलब कि a बटा 2 कर लेंगे, क्योंकि a पहले से था, मान लो कोई पदार्थ, इसका आधा हो गया, और टाइम भी क्या हो गया, t था तो t 1/2 हो गया, ये अर्धायु काल हो गया। इसको हम t 1/2 को अर्धायु काल कहेंगे। और हमने वेग स्थिरांक का समीकरण प्राप्त किया था प्रथम कोटि का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यही ना हमने प्राप्त किया था समीकरण। अब इसमें करना क्या है, तो a के स्थान पर ऐसे ही छोड़ दिए, x के स्थान पे हम क्या किए हैं, तो a बटा 2 हम माने थे, तो x के स्थान पे यहाँ पे a बटा 2 रख देंगे। अब जब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ऊपर a, और a में से a बटा 2 घटाइएगा तो a बटा 2 हो जाएगा, और a से 1 कट जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कितना हो गया, log 10 2 हो गया, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। और t के स्थान पे हम जो माने हैं, यहाँ पे देख रहे हैं t के स्थान पे जो माना गया है, t के स्थान पे देख रहे हैं, t के स्थान पे 1/2 रखना था, t 1/2 ये रख दिया गया यहाँ। और यहाँ पे x के स्थान पे देख रहे हैं a बटा 2, तो यही इसमें रखा गया था। अब आगे देखते हैं, तो log 2, तो log 2 का मान जो होता है 10, log 2 का मान होता है इतना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो रख दिया गया, ठीक है। और रखने के बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब करना क्या है, जैसे वैसे छोड़ दिया गया। उसके बाद में क्या किया गया है, यही इसका व्यंजक हो गया। या फिर ये t 1/2 को अर्धायु काल बोला गया है ना, तो अर्धायु काल यहाँ पे इसको हम क्या कर लिए, इधर ले लिए और k को नीचे ले दिए, नीचे रख दिए, तो इसका आंसर यही आ गया। तो अर्धायु काल का व्यंजक यही है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कितना बार पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं कि t 1/2 अर्धायु काल का 0.693 बटा के ये अर्धायु काल का व्यंजक हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे a कहीं भी नहीं बच रहा है ना, तो ये आप कह सकते हैं कि अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये भी आपका सिद्ध हो गया, और अर्धायु काल का व्यंजक भी सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अच्छी तरह से आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। सिंपल। तो देखिए क्या कहा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पहले लिख दीजिए परिभाषा। अब ये आपका लघु क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो कैसे बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। ऐसे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे समान अभिक्रिया ले लिया जाए, समान रूप से अभिक्रिया कैसे दर्शाया जाता है, R और इधर P, यानी ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। तो अभिक्रिया का दर कैसे होता है, -dr/dt हो जाता है, और ये वेग स्थिरांक हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या बोला गया था, शून्य कोटि की बात किया गया था, यानी n का मान हम शून्य कर देंगे ना, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। तो देखिए शून्य कोटि के लिए क्या किया गया है, तो यहाँ पे n का मान था ना, उसको हम क्या कर लिए, घात को शून्य कर लिए, तो शून्य कोटि हो जाएगा। अब शून्य कीजिएगा तो किसी चीज़ का भी पावर अगर 0 रखते हैं उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो वही यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, और इधर dt है ना, तो dt इधर आ गया।
अब ये माइनस था तो माइनस भी इधर आ गया, तो यानी डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी आ गया। अब इसको दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन का दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दिया गया, ठीक है। और कांस्टेंट माइनस के था तो बाहर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए डी आर का क्या हो गया, आर हो जाता है। जैसे आप समाकलन में पढ़े हैं ना, डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है ना, एक्स प्लस सी, तो वही एक्स होता है तो यहाँ एक्स हो जाता है। तो उसी तरह से डी आर है तो आर हो गया यहाँ। और यहाँ पे देखिए डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ये पहले से माइनस के था और प्लस सी कांस्टेंट जुड़ गया, यानी समाकलन स्थिरांक हो गया के सी। आगे बढ़ते हैं इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आगे क्या करेंगे, टी का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे। जब शुरू में जब अभिक्रिया नहीं हो रहा था तो उस टाइम टी का मान क्या था, 0 था। और आर क्या था, आर 0 था। ओके, तो ये हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो आर के स्थान पे आर 0 रख रहे हैं और टी के स्थान पे 0 रख दिया, ठीक है। इसमें समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो अब आगे क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़िएगा। तो ये देखिए 0 रखिएगा जैसे ही, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। ओके, अब ये सी का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में सी का मान पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सी है ना, सी के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, आर 0 यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। और सब ऐसे ही उतार लिया गया। तो देखिए और सब यहीं उतार लिया गया। तो अब उसके बाद में क्या है, ये माइनस में था ना, ये माइनस में के टी था, तो इधर आके इधर साइड में प्लस में आ गया। और ये आर 0 इधर ही रहा और ये आर इधर आया, ठीक है ना। तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए टी सटा था तो बटा में आ गया, यानी आपका व्यंजक यही प्राप्त हो गया। वेग स्थिरांक का मान आ गया यहाँ पे शून्य कोटि के लिए, यही व्यंजक यही आपका आ गया शून्य कोटि का व्यंजक, ठीक है। तो इस तरह से आप शून्य कोटि का व्यंजक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार ये देखिए आपके एग्जाम में देखिए शून्य कोटि, प्रथम कोटि, ठीक है, और अर्धायुकाल, ये 3 गो में से एक गो जरूर आपको देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जब एग्जाम होगा आप जाइएगा एग्जाम हॉल में, आपको देखते ही देखते क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि इस तीनों में से एक जरूर रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही वीवीआई है। तो हमने आपको ये तीनों क्वेश्चन करा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम तथा निष्कर्षण के सिद्धांतों को लिखें। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए सिंपल क्या है, इसका आंसर क्या है। तो एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों की बात किया गया है तो बॉक्साइट ले लीजिए Al2O3 2H2O, ठीक है। और क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। और यहाँ पे क्रोंडम जो होता है Al2O3, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों का नाम हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य अयस्कों के नाम अगर पूछा गया है, अगर ज़्यादातर 2 पूछ देता है तो 2 ही लिखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे पूछ रहा है तो आप 2 या 3 कुछ कितना हो लिख सकते हैं। तो आपको याद करने में सुविधा कौन है, तो एक बॉक्साइट याद कर लीजिएगा Al2O3 2H2O, और एक कोरंडम याद कर लीजिएगा। कोरंडम में क्या करना है, ये 2H2O हटा देना है, सिर्फ Al2O3 हो जाएगा कोरंडम का, और बॉक्साइट में Al2O3 2H2O हो जाएगा। सिंपल, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए सिद्धांत क्या है, अब इसका सिद्धांत में क्या कहा गया है, इसको आप कहानी की तरह याद कर सकते हैं। तो सिर्फ बॉक्साइट अयस्क से ही, मतलब सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें देखिए बताया गया है कि सिर्फ जो बॉक्साइट अयस्क है ना, उसी से एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, इतना आपको लिख देना है। और इस अयस्क में क्या होता है ना कि Fe3 TiO2 या SiO3 ये सब थोड़ा अल्प मात्रा में मिला हुआ रहता है अशुद्धि के रूप में। तो इसको क्या किया जाता है, तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है ना, ये सबसे पहले क्या किया जाता है, अयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त करना पड़ता है, मतलब शुद्धिकरण करना होता है। तो शुद्धिकरण कैसे होता है, तो बॉक्साइट में क्या होता है कि FeO3 जो होता है आपका, या TiO2 या SiO2, ये जो अशुद्धियाँ होती है ना, यहाँ पे जो अशुद्धियाँ होती है, इस अशुद्धियाँ जिन्हें हम हॉल शुष्क बेयर विधि या सारपेक विधि से इसको हम लोग शुद्ध कर लेंगे। ओके, इसको हम लोग शुद्ध कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो याद रखना है 3 ठो आपको अशुद्धि याद रखना है, FeO3 TiO2 और SiO2 भी, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, SiO2 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है,
तो ये जो अशुद्धियाँ हैं ना, अशुद्धियाँ, तो इस अशुद्धियों को आपको क्या करना है, याद रखना है। आराम से आप बता देंगे कहानी। अब देखिए कहानी हमें आपको बताते हैं, इस कहानी को एक बार गौर से सुनिए। तो सिद्धांत में क्या लिखना है आपको कि सबसे पहले बॉक्साइट अयस्क से नहीं, ऐसा लिखना है आपको कि प्रमुख अयस्क बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अयस्क में FeO3, TiO2, SiO2 जो होता है अल्प मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को सबसे पहले हमें हटाना पड़ता है, ठीक है, अयस्क से हटाना पड़ता है। तो जो बॉक्साइट में FeO3 और TiO2 या SiO2 जो मिलता है ना, शुद्धि के रूप में मिला रहता है, उसको हम लोग हॉल शुष्क बेयर विधि या सारपेक विधि से शुद्धिकरण करके यानी हटा देते हैं। और ये आपको रिएक्शन लिख देना है अच्छी तरह से, जैसे हमने कहानी बताया वो कहानी आपको याद कर लेना है और ये रिएक्शन आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से लिख देना है रिएक्शन। उसके बाद में यहाँ पे जो रिएक्शन में लास्ट में प्राप्त हुआ है AlOH3, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले छान लेंगे, सुखा लेंगे, फिर उसका निस्तापन कर देंगे और निस्तापन करके एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेंगे निस्तापित करके। और एल्यूमिनियम में जो होता है क्रायोलाइट मिलाकर उसको मिश्रण करके उसमें वैद्युत अपघटन कराएंगे, जिसके फलस्वरूप कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद में ये रिएक्शन आपको लिख देना है अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद में ये रिएक्शन अच्छी तरह से ये दोनों लिख देना है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की लेंड कक्षक गंधकाम्ल बनाने की विधि का वर्णन सिद्धांत सहित करें। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे आप करेंगे याद। तो आपको करना क्या है, लेड कक्षक गंधकाम्ल बनाने की विधि का वर्णन सिद्धांत सहित करना है। तो लेड कक्षक में होने वाली प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, H2SO4 बनाया जाता है। इस विधि के सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो सिद्धांत में लिखना है आपको कि SO2 तथा O2 जो है इसको हवा में प्रतिक्रिया करके SO3 का निर्माण करते हैं और फिर SO3 जो होता है जलवाष्प से संयोग करके H2SO4 बना लेता है। ये आपको सिद्धांत में लिख देना है। उसके बाद में आगे क्या करना है कि इसको लिखना है कि सर्वप्रथम NO जो होता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके NO2 बना लेता है। देखिए NO2 जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 बना रहा है ना यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि NO2 बना ले रहा है। तो यहाँ पे 2NO और ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है, इधर ऑक्सीजन 2 4 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यानी कि NO जो होगा 2NO O2 से प्रतिक्रिया करके 2NO2 बना लेता है। ये थोड़ा सा आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर भी बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पे कि NO जो होता है NO2 से मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके NO2 बनाता है, ठीक है। NO यहाँ पे लिखना है, NO2 नहीं, ठीक है। तो इसको आप सुधार लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि NO2 सल्फाइड से प्रतिक्रिया करके SO3 बनाता है। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे SO2 जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके SO3 क्या कर रहा है, बना ले रहा है। इसके बाद फिर इस प्रकार प्राप्त SO3 को हम क्या करेंगे, जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके H2SO4 प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं, यानी H2SO4 बना लेते हैं। तो देखिए SO3 को जल के साथ प्रतिक्रिया करके जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा लिख देना है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब जलवाष्प की मात्रा कम रहती है ना, तो एक प्रकार की रवा प्राप्त होता है जिसे हम चेम्बर रवा कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में रिएक्शन लिख देना है आपको अच्छी तरह से। और फिर जलवाष्प की अधिकता में क्या किया जाता है, ये घुल कर H2SO4 प्रदान कर देता है, यानी यहाँ से प्राप्त हो जाता है H2SO4 हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से गंधकाम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन लिख देना है, ये रिएक्शन आपको लिख देना है, बस अच्छी तरह से ऐसा ही आपको लिखना था। तो इसका आप PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन तथा घुल के
अनुभार के बीच में संबंध स्थापित करें। तो देखिए इसका आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, लिख देंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय ठोस घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसे शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक गर्म करने लगता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के तुलना में अधिक हो जाता है, इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। इसको आप क्वथनांक का उन्नयन का परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद में क्वथनांक उन्नयन तथा घोल के अनुभार के बीच में संबंध स्थापित करना है ना, तो ये लिख देना है, ऐसे लिखना है कि वाष्प दाब के अवनमन के समान ही क्वथनांक के उन्नयन भी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, और विलेय की प्रकृति पर नहीं बल्कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब के विरुद्ध ताप ग्राफ में देखा जाए तो विलायक के क्वथनांक के उन्नयन को प्रदर्शित करता है। ओके, उसके बाद लिख देना है कि मान लिया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक डेल्टा TB0 तथा विलयन का क्वथनांक TB है, तो चूँकि TB जो होता है TB0 से बड़ा होता है, अतः TB माइनस TB0 इजकल टू डेल्टा TB, यानी कि तो डेल्टा TB को विलायक का क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। यहाँ पे ये विलायक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, इसको आपको इस तरह से लिख देना है। अतः कहने का मतलब है कि प्रायोगिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है यहाँ पे, कि तनु के विलयनों के लिए क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB उनके मोलल सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्थात कहने का मतलब डेल्टा TB समानुपाती कितना m, या यहाँ पे जब समानुपाती का सिंबल आता है तो के भी एक कांस्टेंट आ गया, स्थिरांक हो गया, के समानुपातिक स्थिरांक हो गया, जिसका मान नियत ताप पर प्रत्येक विलायक के लिए नियत होता है। ओके, इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसको आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए या फिर वीडियो को रोक के अच्छी तरह से लिख लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो हेनरी के नियम तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखें। सिंपल तरीका से आपको अच्छी तरह से बताना है। हेनरी के नियम सबसे पहले लिख देना है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय के गैस की मात्रा के आरोपित दाब के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती P या m बराबर KHP। ठीक है, यानी KH जो है आपका हेनरी स्थिरांक हो गया। ठीक है, और हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग बताया गया है। चलिए, तो पहला प्रयोग है सोडा वाटर में। तो सोडा वाटर में कैसे प्रयोग करना है, तो सोडा वाटर बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दबाव का उपयोग किया जाता है। दूसरा है अधिक ऊंचाई पर, तो अधिक ऊंचाई पर भी हेनरी का नियम का अनुप्रयोग होता है। तो देखिए क्या अनुप्रयोग होता है, तो बहुत ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से रक्त के ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होने से अनाक्सीट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने लगती है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, गोताखोरी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है हेनरी का नियम। तो देखिए इसका क्या करना है आपको, कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले द्वारा ऊपर आने पर होने वाले दर्द को कम करने के लिए कम घुलनशील हीलियम मिलाकर तनु की गई ऑक्सीजन गैस का सांस लेने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका अनुप्रयोग लिख सकते हैं। तो हेनरी का नियम है, इसका अनुप्रयोग भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन एक और पार्ट में लेकर आएंगे, बस इतना 15 क्वेश्चन ही आप करके जाइएगा, बस आपके लिए इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में मिलेगा। इसी तरह से 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आराम से आपका लिख लेंगे आप। ठीक है ना, तो टेंशन फ्री होकर इसी को लिख लीजिए और बार बार लिखिए, पढ़िए, इसी को याद करके जाइए ना, आप आराम से लिख के आइएगा, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ लड़ा है कि नहीं लड़ा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।